हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक, जिसका टाइटल है संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसमें आज जो हम लेक्चर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 2 है। और चैप्टर नंबर 2 का टाइटल है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर के हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने लैंड और लैंड के यूजेस के बारे में पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने लैंड के कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा था और वहाँ पर उसके भूमि संरक्षण के उपायों को भी देखा था। फिर जो हमारा पार्ट थर्ड था वहाँ पर हमने सॉइल रिसोर्सेज के बारे में देखा, सॉइल की डेफिनेशन के बारे में देखा, सॉइल के डिग्रेडेशन के बारे में देखा और सॉइल के कंजर्वेशन के बारे में देखा। कंजर्वेशन में हमने कौन कौन से मेथड देखे थे, कॉन्टोर प्लगिंग के बारे में देखा था, कॉन्टोर बैरियर के बारे में देखा था और क्या देखा था, और रॉक डैम्स के बारे में पढ़ा था और शेल्टर बेड्स के बारे में हमने इस टॉपिक में पढ़ा था। तो आज जो हमारा चैप्टर 2 है उसमें हम पार्ट 4 देख रहे हैं और पार्ट 4 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वाटर रिसोर्सेज के बारे में देखने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में जल संसाधन के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं जो हमारी पहली ही लाइन है वो क्या बोल रही है कि जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अब हमने संसाधनों के बारे में आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा दिया था। तो वहां पर हम देख रहे थे, बताया था हमने आपको कि संसाधन क्या होते हैं। विस्तृत रूप से संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है, नवीकरणीय संसाधन होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो इसमें हम जल के बारे में देख रहे थे कि जल क्या है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन होते कौन से हैं, जो शीघ्रता से नवीकृत या पूरित हो जाते हैं, रिफिल हो जाते हैं। अब इनमें भी क्या होता है, इनमें कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का क्या होता है, प्रभाव नहीं होता है। जैसे इसके सबसे अच्छे एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो हम देखेंगे हमारा सोलर एनर्जी है एंड विंड एनर्जी है। तो ये किस प्रकार के नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, ये असीमित नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। फिर हम देखते हैं कि कुछ नवीकरणीय संसाधन है, जैसे कौन कौन से हैं हमारे, सॉइल है, वाटर है और फॉरेस्ट है, वन है। ये जो नवीकरणीय संसाधन है, जल है, मृदा है, वन है, इनका उपयोग अगर हम लापरवाही से करेंगे तो इनके जो भंडार हैं वो प्रभावित होंगे। फिर हम देखते हैं जल क्या है, वाटर क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन प्रतीत हो रहा है हमें। और जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के लिए बहुत ही बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। अब हम इस इमेज में देख रहे हैं पृथ्वी पर जल की उपलब्धता के बारे में देख रहे हैं कि वाटर अवेलेबल है कहां पर, अर्थ पे किस प्रकार से है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी पर जल है उसमें से 97% जल किस फॉर्म में है, सलाइन फॉर्म में है, लवणीय जल है, लवणीय जल है। और ये मानव के पीने योग्य नहीं है। लवणीय जल क्या है, मानव के पीने योग्य नहीं है। अब बचा हुआ 3% जल कैसा है, वो फ्रेश वाटर है। अब ये जो 3% फ्रेश वाटर है इसका हम देखेंगे, इसमें 70% जल कैसा है, वो आइस कैप के रूप में है या फिर ग्लेशियर के रूप में है। और ये कहां पर पाया जाएगा, ये आप देखेंगे अंटार्कटिका पे आपको मिल जाएगा देखने को, ग्रीनलैंड में आपको ये मिल जाएगा, ग्लेशियर मिल जाएंगे या हिमालय वगैरह या बर्फ की चादरें, और पर्वतीय प्रदेशों में ये पाया जाता है। इनकी स्थिति ये मतलब जो बर्फ जमी वगैरह है, इस स्थिति के कारण ये मनुष्य की क्या है, पहुंच से बहुत बाहर है। फिर जो बचा हुआ हम देखते हैं कि बचा हुआ क्या है, ये 30% वाटर क्या है, इसका 30% या 29% क्या है वाटर, ये ग्राउंड वाटर में है, भौम जल कह सकते हैं हम इसे। तो जो हमारा 3% फ्रेश वाटर था उसका 70% हमें किस रूप में मिल रहा है, आइस कैप में मिल रहा है, ग्लेशियर में मिल रहा है। और 29% 3% का 29% किस फॉर्म में मिल रहा है हमको, ग्राउंड वाटर फॉर्म में मिल रहा है, भौम जल कह रहे हैं जिसे। जो 1% वाटर है वो में किस फॉर्म में मिल रहा है, सरफेस वाटर के रूप में मिल रहा है। अब इसको देखेंगे सरफेस वाटर में कैसे मिल रहा है, 1% का 87% हमें मिल रहा है लेक्स के रूप में मिल रहा है, और बचा हुआ 11% हमें स्वयंस में मिल रहा है, जिसे हम दलदली भूमि कह रहे हैं, वहां पर ये जल मिल रहा है हमें। और 2% किस में डिवाइडेड है, रिवर्स जल, नदी के जल के रूप में हमें ये जल मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि पृथ्वी का जल की उपलब्धता है वो किस रूप में है। इतना जल होने के कारण भी कितने हमारे लिए पीने योग्य जल कितना है, सब 1% है। अगर हम जो हमारा ये नवीकरणीय संसाधन है हमारा वाटर, असीमित नहीं है, ये सीमित है।
तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें वाटर का अच्छा मैनेजमेंट करना है, जिससे जो हमारे संकट उभर रहा है सूखने का, जो हमारा लैंड सूख रहा है, वाटर रिसोर्सेज हमारे कम हो रहे हैं, वाटर की कमी हो रही है, उसके लिए हमें अच्छा मैनेजमेंट करना चाहिए, प्रबंधन करना चाहिए। वाटर का लापरवाही से उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि 1% जल मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है, हम ये देख पा रहे हैं और हमने ये पढ़ लिया है। और 1% जल मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है, और इसीलिए जो हमारा फ्रेश वाटर है, अलवणीय जल है, वो पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान क्या बन जाता है, पदार्थ बन जाता है। अब वाटर साइकिल में हम देख रहे हैं कि ना तो जल को हटाया जा सकता है और ना जल को हम बढ़ा सकते हैं। तो कैसे ये प्रक्रिया हो रही है, तो इवेपोरेशन हो रहा है, वहां पर ट्रांसपायरेशन हो रहा है और कंडेंसेशन हो रहा है। तो इन क्रियाओं के बारे में पहले देखते हैं। इसमें देखते हैं इवेपोरेशन क्या है। ए प्रोसेस टर्न्स अ लिक्विड इनटू अ गैस। क्या प्रोसेस है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कह रहे हैं, जो क्या हो रही है, लिक्विड से गैस में बदल रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं, वाष्पीकरण। फिर वाष्पोसर्जन देख रहे हैं, ट्रांसपायरेशन, ये किस में होती है, प्लांट्स में होती है। इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट रिलीज क्या कर रहा है, वाटर, प्लांट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है वाटर को एटमोस्फेयर में, किसके थ्रू कर रहा है, लीव्स, स्टेम्स, पत्तियों के द्वारा, तनों के द्वारा और फ्लावर्स के द्वारा। इस क्रिया को हम क्या कह रहे हैं, वाष्पोत्सर्जन कह रहे हैं, ट्रांसपायरेशन कह रहे हैं। ये किसमें हो रही है, प्लांट्स में हो रही है। जो प्लांट्स अपने शरीर से क्या कर रहे हैं, अनावश्यक जल को बाहर निकाल रहे हैं वायुमंडल में। फिर हम देख रहे हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ अ गैस या वेपर चेंजिंग इनटू अ लिक्विड। गैस को किसमें चेंज कर रहे हैं, लिक्विड में चेंज कर रहे हैं। तो इसको क्या कह रहे हैं, संघनन कह रहे हैं, कंडेंसेशन कह रहे हैं। अब वाटर साइकिल पे चलते हैं। वाटर साइकिल पे अब ये यहाँ पर ये क्या है, ये पॉन्ड्स वगैरह हैं, तालाब हैं या हमारे ओशियंस वगैरह हैं। तो वहां से क्या हो रहा है, सनलाइट के कारण, टेम्परेचर के कारण क्या हो रहा है, जल वाष्पीकृत हो रहा है। तो वाष्पीकृत हो रहा है, और ये क्या कर रहे हैं, हमारे प्लांट्स वगैरह क्या कर रहे हैं, ट्रांसपायरेशन कर रहे हैं। तो इससे वायुमंडल में जल जा रहा है। ये ऊपर जाकर क्या हो रहा है, संघनित हो रहा है। संघनित जाके फिर क्या हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। क्लाउड फॉर्मेशन से ये क्या हो रहा है, पर्सिपिटेशन हो रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है, ग्लेशियर बन रहे हैं, और ग्लेशियर सनलाइट के कारण, ये टेम्परेचर अधिक होने के कारण पिघल रहे हैं, और नदियों के द्वारा फिर दोबारा ये समुद्र में पहुंच रहे हैं। क्लियर। तो इस प्रकार आप ये समझ गए होंगे। और इसी के द्वारा क्या हो रहा है, ये वाटर क्या कर रहा है, ग्राउंड वाटर में भी फिल्ट्रेशन कर रहा है, जा रहा है बहुत जल्द, जिससे हमारा अंडर वाटर ग्राउंड वाटर बढ़ रहा है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, वाटर साइकिल कह रहे हैं, जल चक्र कह रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, महासागरों में चक्रण द्वारा ये जो साइकिल चल रही है, निरंतर क्या होता है, डायनेमिक है, और जल बना रह रहा है प्रोसेस में। ओके, तो इसको हम समझ गए हैं। इसी मारे क्या होता है, जो पृथ्वी का जल है, ना तो इस पर बढ़ाया जा सकता है इसे, और ना ही इसे घटाया जा सकता है। तो आप इस लाइन को आप समझ गए होंगे। अब हो क्या रहा है, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मनुष्य जो जल की बड़ी मात्रा का उपयोग कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। तो सबसे पहला हम देखेंगे, पीने के लिए यूज कर रहा है अपना। ओके, फिर सेकंड क्या कर रहा है, धुलाई में, वॉशिंग में, जो क्लॉथ्स वगैरह अपने धुलते हैं इसमें, और फिर नहाने वगैरह में। तो ये सब मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग किस में कर रहा है, पीने के लिए प्रयोग कर रहा है। अगर वो पानी नहीं पिएगा तो वो क्या कर सकते, वो जी नहीं पाएगा। तो वो बहुत जरूरी है। फिर हम क्या कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, कपड़े वॉशिंग में, कपड़े वॉशिंग कर रहे हैं, जो कपड़े धुल रहे हैं उसमें पानी का यूज कर पा रहे हैं, और नहाने में कर रहे हैं। तो ये हमारे बहुत बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग हो रहा है। जल का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं, और कहाँ कर रहे हैं, और डैम्स में कर रहे हैं। डैम के द्वारा हम क्या करा रहे हैं, बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। तो ये सब ये जो सब यूजेज हैं, वो किसके द्वारा कर रहे हैं, जल के द्वारा हम जल का यूज कर रहे हैं इन सब क्रियाओं में। जो हमारे जल स्रोत सूख रहे थे और क्या हो रहे थे, जल प्रदूषण के कारण जो हमारा अलवणीय जल है उसकी आपूर्ति कम हो रही है। तो उसमें हम कौन कौन से मुख्य कारण बताए थे हमने आपको, सबसे पहले बताया था पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, फर्स्ट। सेकंड हमने बताया था कि फूड कह सकते हैं हम, फूड क्रॉप्स या कैश क्रॉप को हम क्या कर रहे हैं, इनकी बढ़ती डिमांड के कारण इसकी भी कृषि बढ़ रही है। तो कृषि बढ़ने के कारण हम क्या कर रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज का प्रयोग कर रहे हैं। और फिर जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज is causing irregular रेनफॉल। तो हम देख रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज के कारण रेनफॉल पैटर्न में गड़बड़ आ गई है, समय पर वर्षा नहीं हो रही है। तो क्या हो रही है, सूखा पड़ रहा है, DROGUST, ड्रॉट, सूखा पड़ रहा है। और सूखे की जो
बारंबारता है, फ्रिक्वेंसी है, वो बढ़ रही है क्लाइमेट चेंज के कारण। फिर हम देखेंगे कि जो हमारे ग्लेशियल रन ऑफ हैं, ग्लेशियल रन ऑफ, उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। ओके, टेम्परेचर बढ़ने के कारण हो क्या रहा है, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो अंटार्कटिका या ग्रीनलैंड माउंटेन एरियाज हैं, वहां पर जो ग्लेशियर हैं वो टेम्परेचर होने के कारण क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। ओके, तो ये प्रमुख समस्याएं हैं जो हमारे अलवणीय या फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हमारे कम हो रहे हैं। तो ये जो समस्याएं हम देख रहे हैं उनमें सबसे प्रमुख समस्या एक ये भी है कि जो वाटर बॉडीज हैं वो क्या हो रही है, पॉल्यूटेड हो रही हैं। जैसे ये क्या देख रहे हैं, दिल्ली में बहने वाली नदी है यमुना नदी, इसको हम देख रहे हैं ये कितनी पॉल्यूटेड हो गई है। तो इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है, जो हम क्या कर रहे हैं, रैपिडली अर्बनाइजेशन कर रहे हैं। बढ़ता शहरीकरण है। फिर और क्या है कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह लगा रही हैं उनके जो सीवेज हैं उसका सीधे निस्तारण कहाँ पर हो रहा है, इन नदियों में हो रहा है। ये भी प्रमुख कारण है जल प्रदूषित होने का। फिर इस इमेज में हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे वाटर्स के ऊपर फैक्ट इकट्ठे करे हैं हमने, उसमें हम देख पा रहे हैं कि जो 700 मिलियन लोग हैं हमारे पीपल कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय एक्सट्रीम वाटर स्कार्सिटी बाय 2030 में। आप देखेंगे कि 2030 तक क्या है, 700 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे वाटर की कमी के कारण। मोर देन 5 बिलियन पीपल कुड लिव इन वाटर स्ट्रेट रीजन्स बाय 2050 में। आप देख पा रहे हैं पीपल कुड लिव इन वाटर स्ट्रेट कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटीज ऑलरेडी एक्सपीरियंस वाटर स्कार्सिटी। 85% ऑफ वेटलैंड्स आर एस्टिमेटेड टू हैव बीन लॉस्ट सिंस द प्री इंडस्ट्रियल एरा एंड द रेट ऑफ लॉस इज स्टिल एक्सीलरेटिंग। 72% ऑफ ऑल वाटर विड्रॉल्स, जितने आप देखेंगे जो 72% ऑफ ऑल वाटर विड्रॉल्स है वो यूज करा जा रहा है एग्रीकल्चर में। फिर 60% वाटर कहाँ यूज करा रहा है, म्यूनिसिपालिटीज में यूज करा रहा है। और बचा हुआ जो है वो किसके लिए, म्यूनिसिपालिटीज किसके लिए यूज कर रही है, हाउस होल्ड्स के लिए कर रही है, उनकी सर्विसों के लिए कर रही है। और 12% कहाँ यूज करा जा रहा है, इंडस्ट्रीज में यूज करा जा रहा है। वाटर अवेलेबल की प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, स्टैटिक्स ऑफ द वाटर क्राइसिस को देख रहे हैं। इसमें क्या क्या क्राइसिस दिए हैं ये आप देख सकते हैं कि 783 मिलियन पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन एंड सेफ वाटर वर्ल्ड वाइड। इतने लोग साफ पानी नहीं मिल पा रहा है ओके वर्ल्ड वाइड में। फिर 443 मिलियन स्कूल डेज आर लॉस्ट ईच ईयर ड्यू टू वाटर रिलेटेड डिजीज। 319 मिलियन पीपल इन सब सहारन अफ्रीका आर विदाउट एक्सेस टू इम्प्रूव्ड रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज है। फिर हम देख पा रहे हैं कि विश्व के जो कई प्रदेश हैं वो क्या, वहां पर क्या है, जल की कमी है। अफ्रीका में सारा डेजर्ट है। वेस्टर्न एशिया हो गया हमारा, दक्षिणी एशिया हो गया, साउथ एशिया, वेस्टर्न यूएसए के भाग हैं। ओके, तो ये जो भाग हैं वो क्या हैं, विश्व में कई प्रदेश हैं यहाँ पर जल की कमी है, वाटर क्राइसिस की समस्या यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जो क्राइसिस है इनको रोकने के क्या प्रावधान है, तो हम देखते हैं जल संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो हम जल संसाधनों का संरक्षण के बारे में देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब इसमें हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो जो हम देख रहे हैं कि आज का जो विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है कि हमें जल्दी से क्या है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज रिजर्व नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों, वो ग्लेशियर फॉर्म में है, ग्रीनलैंड में आपको मिल जाएंगे, अंटार्कटिका में या फिर माउंटेन्स एरिया में। तो इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए हमको क्या करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए और इसके लिए इसके वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट को देखना चाहिए। फिर इसमें सबसे अच्छे उपाय क्या क्या हैं, आप देखेंगे जो हमारा इंडस्ट्रीज द्वारा जो हम क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं वाटर को, वायु स्राव को जल निकायों में छोड़ने से पहले क्या करें, शोधित करें। फिर दूसरा उपाय क्या है, हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट लगा सकते हैं, फॉरेस्टेशन कर सकते हैं। तो वन और वनस्पति का आवरण द्वारा हम सॉइल मृदा हमारी कमजोर होने से बचेगी। भूमि पर हम क्या कर रहे हैं, वनों का निर्माण करें, वन संपदा है, फॉरेस्ट है, वेजिटेशन को कवर करें, जिससे क्या होगा, वाटर रिसोर्सेज बढ़ेगा हमारा, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज बढ़ेगा। उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट और वेजिटेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, धरातलीय जो प्रवाह है, हम स्लोप वगैरह के सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। वहां पर जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, नलकूपों के द्वारा मैदानी इलाकों में किस तरह से सिंचाई हो रही है, जो नदियों का पानी क्या कर रहे हैं, नदियों से हम नहरें निकाल रहे हैं, नहरों के द्वारा सिंचाई हो रही है। इस तरह से हम साउथ इंडिया में चले जाएं, वहां पर क्या किस तरह से सिंचाई होती है, नलकूपों द्वारा हो रही है, जो वेल्स बने हैं, कुओं के द्वारा हो रही है सिंचाई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पानी का मैनेजमेंट से क्या कर सकते हैं, इरिगेशन के जो पैटर्न्स हैं उनको हम बदल सकते हैं।
ओके, तो हम जल संसाधनों में फिर फोर्थ टाइप में क्या देख रहे हैं? चौथा है हमारा वाटर, सॉरी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये क्या कर रहे हैं हम? बारिश का जो पानी है उसको बचाने के विभिन्न विभिन्न तरीके देख रहे हैं, ठीक है। उसमें उसे हम क्या कह रहे हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कह रहे हैं। हमने क्या करा? जलों को, जैसे क्या हुआ, बारिश हुई और छतों का जो पानी है उसको हमने क्या टैंक से सप्लाई कर दी नीचे, वहां पर हमने टैंक वगैरह बना दिया, और उसका जो पानी का, बारिश का जो पानी है वो पाइप के द्वारा किसमें एकत्रित हो रहा है, कहाँ संचित हो रहा है? टैंक में हो रहा है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं? ये हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नियम है, उपाय हैं। फिर फिफ्थ हम देखेंगे। फिफ्थ हम क्या कर सकते हैं? तालाब वगैरह खोद सकते हैं, डिगिंग पॉन्ड्स, तालाब वगैरह खोदें, जिससे क्या होगा? वर्षा का जल होगा वो और एकत्रित हो जाएगा, और जब सूखा वगैरह पड़ता है वहां उस समय क्या होगा? खेती करने के वो जल काम आएगा। फिर हम देखेंगे सिक्स में हम क्या देख रहे हैं कि हम जो हमारे वाटर रिजर्वायर हैं उसको हम एक्सपेंड करें, बढ़ाएं। एक्सपेंड वाटर रिजर्वायर। तो आप इन नियमों को देख रहे हैं, ये क्या है? जल संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। हमने आपको कौन कौन से उपाय बताए थे? बहिस्राव जो जल है इंडस्ट्री द्वारा जो केमिकल वगैरह निकल रहे हैं उनको हम क्या करें? जब नदी में छोड़ रहे हैं तो उनको हम शोधित करें। फिर हम क्या कर रहे हैं? वन एवं वनस्पति आवरण द्वारा क्या कर रहे हैं? धरातलीय प्रवाह को मंद कर रहे हैं। फिर थर्ड में हमने देखा जो हमारे इरिगेशन के पैटर्न है उनको हम अच्छे से यूज करें। फोर्थ में हमने देखा हम क्या कर रहे हैं? रेनफॉल वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, जो वर्षा का जल है उसे हम संचित कर रहे हैं किसमें? टैंक के द्वारा। तालाबों को खोद रहे हैं, तालाबों को खोद कर वहां पर वर्षा का जो जल है उसको हम क्या कर रहे हैं? संचित कर पा रहे हैं, और जब सूखा वगैरह की स्थिति आती है या फिर वर्षा में देरी हो रही है तो उससे हम क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो ये सब हमारे क्या थे? जल संसाधनों के संरक्षण के उपाय थे। तो हमने आपको देखा कि जो हमारा इस चित्र में आप देखेंगे कि हमारा हाउ टू कंजर्व वाटर, हम कैसे कैसे अपने वाटर को संरक्षित कर सकते हैं, ये हमने आपको बता ही दिया था। और उसमें हम बताया था कि हमारा पानी जा कहाँ रहा है? वेयर डज ऑल द वाटर गो, कहाँ जा रहा है? टॉयलेट फ्लशिंग में हम कितना पानी यूज कर रहे हैं? 30%। बाथ एंड टैप्स, जो हमारा टंकियां हैं, टैप्स हैं, वो वहां पर हम कितना पानी यूज करते हैं? 21%। वॉशिंग में हम 13% वाटर को यूज कर रहे हैं। और शॉवर्स, जो हम नहाते हैं फुब्बारे वगैरह से, उसमें हम 12% पानी यूज कर रहे हैं। वॉशिंग अप में 8%, आउटडोर 7%, अदर 5%। तो हम कैसे यूज कर सकते हैं? हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? टेक शॉर्टर शावर्स ले सकते हैं। ओके, शॉर्टर शावर टाइम टू 5 मिनट्स, अ फुल टैप यूजेस 50 गैलन्स वाटर। ओके, तो ये क्या है? संरक्षण के कुछ उपाय हैं। फिर हम देखेंगे सरकार के द्वारा क्या मैनेजमेंट करा गया है या क्या कदम उठाया गया है। तो देखते हैं कि जल शक्ति अभियान शुरू करा गया है। कैंपेन विल कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज में। ये क्या कर रहा है? वाटर को कवर कर रहा है। किन बिंदुओं पे फोकस कर रहा है इस पे देखेंगे। वाटर शेड डेवलपमेंट कर रहा है, वाटर कंजर्वेशन कर रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहा है, रिनोवेशन कर रहा है किसमें? ट्रेडिशनल एंड अदर वाटर बॉडीज हैं जो टैंक्स है हमारे, उनका क्या कर रहा है? रिनोवेशन कर रहा है। रीयूज कर रहा है, बोरवेल को रिचार्ज स्ट्रक्चर कर रहा है। ओके, इंटेंसिव अफॉरेस्टेशन कर रहा है, वनों का निर्माण कर रहा है, उनको सघन बना रहा है, पृथ्वी पर वनों का हम लगा रहे हैं प्रकार से। फिर इसकी मॉनिटरिंग का रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बना हुआ है इसका। वाटर मैनेजमेंट को जल शक्ति अभियान, ये बहुत अच्छा मिशन है। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का ये पार्ट 4 था, और इसमें हमने पढ़ा था वाटर रिसोर्सेज के बारे में। उसमें हम रह गया नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। नेचुरल वेजिटेशन रिसोर्सेज और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में इस चैप्टर में रह गया है, वो हम जल्दी ही आपको पढ़ा देंगे। तो आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अपने फ्रेंडों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ओके, तो इसी के साथ हम चलते हैं। थैंक यू गाइस।